नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई एरिया कमांडर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे गोइलकेरा थाना क्षेत्र में विकास कार्यों को बाधित करने और लेवी मांगने पहुंचे थे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई का एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजोम अपने सहयोगी के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय है। इसके साथ ही वह अपने साथियों के साथ गोइलकेरा और आनंदपुर थाना क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को बाधित करने की योजना बना रहा है और संवेदकों से लेवी की मांग कर रहा है। इस सूचना पर सत्यापन करके उचित कार्रवाई के लिए एसपी ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में सेट 57 के सशस्त्र बलों को भी शामिल किया गया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के चीटर पहाड़ी क्षेत्र और उसके आसपास नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया। इसी क्रम में पीएलएफआई का एरिया कमांडर सोमा हेम्ब्रम उर्फ नाजूम और उसके साथी बिरसा खंडईत को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों उग्रवादियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा और सीएलए एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को चाईबासा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीएलएफआई उग्रवादियों के पास से 50,000 रुपए नगद, 2 AK-47 राइफल, AK-47 के 88 राउंड कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। सोमा हेम्ब्रम के खिलाफ झारखंड के कई थानों में 11 मामले दर्ज है। आसन लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में चाईबासा पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कल हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का एक एरिया कमांडर गोइलकेरा आनंदपुर थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसके आलोक में हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा रात्रि में गोइलकेरा थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया। अभियान के क्रम में पीएलएफआई का एरिया कमांडर सोमा और नजम एवं उसका सहयोगी बिरसा खंडईत, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और लगभग 118 गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही साथ लेवी का 50,000 रुपये नगद, पीएलएफआई की पर्ची एवं अन्य कुछ मोबाइल फ़ोन एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि नजम के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन कांड अंकित हैं और साथ ही साथ बिरसा खंडईत के विरुद्ध भी लगभग 3 कांड पूर्व संकित हैं और इनकी गिरफ्तारी उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सफलता। पूर्व में भी सर मामला रहा है इन पर? नजम के विरुद्ध पूर्व में भी लगभग 1 दर्जन कांड अंकित हैं, जिसमें चाईबासा के अलावा खूंटी जिला के भी कुछ स्थानों में कांड अंकित है, जिसमें विशेषकर उग्रवादी कांड, हत्या, आगजनी एवं लेवी वसूली के कांड अंकित है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में होने वाले इंडी गठबंधन की महारैली और उनके नेताओं पर सीधा हमला बोला है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये रैली वैसे दलों और नेताओं की है जो झारखंड के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश विरोधी, विकास विरोधी और सनातन विरोधी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडी गठबंधन के दलों को जब भी सत्ता मिली है तब उन्होंने उस समय का इस्तेमाल लूटने में किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पार्टी ने झारखंड की नदियों का बालू तक बेचने का काम किया है। संथाल परगना में अवैध पत्थर के खनन का काम किया है। झारखंड के आदिवासियों की जमीन को भी अवैध तरीके से बेच दिया। यही वजह है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। उन्होंने कहा कि इस काम में लगे अन्य लोगों को भी केंद्रीय एजेंसियां धीरे धीरे करके जेल भेज रही है। कहा कि यह गठबंधन विकास विरोधी होने के साथ राष्ट्र विरोधी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। वर्ष 2014 में भारत विश्व में 10वें आर्थिक शक्ति के रूप में था, वहीं अब भारत 5वें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। वो कह सकते हैं ये लोग झारखंड के विरोधी भी रहे हैं, ये लोग विकास के विरोधी रहे हैं, ये लोग देश के भी विरोधी रहे हैं, ये लोग सनातनियों के भी विरोधी रहे हैं।
हमारी मन में और लगा कि थोड़ा और पूछा जाए कि भाई कैसी ये जानते हैं व्यक्ति लोगों को इतना बढ़िया से। उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि सर कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी होती और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो झारखंड राज्य भी नहीं बनता। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए शनिवार को एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पहले एक और प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। खूंटी लोकसभा सीट के लिए भी एक प्रत्याशी ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए अभी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं किया है। राज्य में यूथ वोटरों की संख्या 63.45 लाख है। इस तरह से राज्य में 25% वोटर 18 से 29 आयु वर्ग के हैं। उनसे वो एक फीमेल कैंडिडेट है, आज नामांकन फाइल किया। फिर कल सीसर रिपोर्ट मांगा गया था, उसमें कल का टोटल सीसर है आपका 73.74 लाख सीसर है। इसमें कैश का 23.85 लाख है। फिर उसी तरफ से वेरियस कैटेगरी में आपका वो रिपोर्ट आपका डिटेल में शेयर कर रहा है उसमें। फिर वो कल का कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक अनुरोध किया था, हम लोग का वो यंग वोटर्स कितना है आपका 18 फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या है उसी को वो हम लोग को डिटेल कलेक्ट किया, वो भी मैं आपका पास शेयर कर दे रहा हूँ। उसी में आपका फर्स्ट टाइम वोट करने वाला कैंडिडेट है, मतलब आपका पहले बार वोटिंग दे रहा है, इसमें ये एक डेटा इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कभी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी ये कराया। इवन आपका 22 ईयर्स का बाद भी छूटा हुआ था उसी का, अभी पहले बार करवा रहा उसको। इसमें डेटा में हम लोग केवल एक ही इंक्लूड किया हुआ 18, 19, 20, 21, 22 तक वो पहले बार वो 5 साल का पहले बार एक बार चुनाव में आ रहा है उनका है। वो 17.88 लाख वोटर है, वो पहले बार इसी बार वो चुनाव में जाएंगे। इसका साथ में पूर्व में भी वो एज होने के बाद भी आपने निबंधन नहीं किया, वो हम लोग इसमें इनकोड नहीं, वो इनकोड अभी कैलकुलेट करना भी मुश्किल है, इसलिए हम लोग उसका कराए नहीं। इधर रांची के प्रभात तारा मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की ओर से न्याय उल गुलान महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े देश के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा एक ही मंच पर लगेगा। रैली को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं रैली स्थल पर प्रशासनिक बल पूरी तरह मुस्तैद है। मंच के आसपास के क्षेत्र में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। रैली में उपस्थित कार्यकर्ताओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद लगातार नामांकन पत्रों की खरीद जारी है। शुक्रवार को कुल 7 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जिसमें 4 पुरुष और 3 महिला अभ्यर्थी शामिल है। वहीं एक अभ्यर्थी जॉन मिरन मुंडा ने निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में नामांकन दर्ज किया है। जॉन मिरन मुंडा ने शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला खनिजों से परिपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता गरीब है। इस जिले में आदिवासी, गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्हें उनका हक और अधिकार दिलाना बहुत जरूरी है। कोई भी नेता और दल इनके लिए काम नहीं कर रही है। जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना को लेकर उन्हें उनका हक और अधिकार दिलाने का संकल्प लेकर उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। कहा कि भाजपा हो या झामू, दोनों प्रत्याशी से जनता नाराज है और इसी का फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। बता दें कि जॉन मिरन मुंडा मौजूदा जिला परिषद सदस्य है। मजदूर नेता के रूप में उनकी पूरे जिले में पहचान है। गरीब, शोषित, मजदूर, किसान वर्ग की आवाज को पुरजोर तरीके से बुलंद करने के लिए वे जाने जाते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारा पार्टी इस जिला को धनी बनाना चाहता है, यहाँ के खनिज संपदा को यहाँ के लोगों के लिए विकास के रूप में इस्तेमाल कराना चाहता है। इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का चुनाव का आधार मजदूर और किसान है, यहाँ के आदिवासी हैं। हम लोग आदिवासी के लिए जो 5वां अनुसूची का प्रावधान है पेशा कानून संहिता जजमेंट, मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी का मामला है उनको कम से कम 600 रुपया मिलना चाहिए और किसानों के लिए सिंचाई सुविधा मिलना चाहिए ताकि यहाँ के लोग सालों भर खेती करके पंजाब, हरियाणा के तर्ज पर जो है संपन्न हो सके। यही हम लोग का मुख्य आधार है और इसी आधार पर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों को तो जनता नकार चुका है।
अभी आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कहीं पर गीताकुड़ा को जो है खदेड़ दिया जा रहा है, उनसे 5 साल का विकास पूछा जा रहा है। जेएमएम को जो है आपको जो है वहाँ पर बोला जा रहा है कुछ क्षेत्र में आपको नहीं जाना है। हम लोग का जो है कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, लोग हम लोग को स्वागत कर रहे हैं, लोग हम लोग का एजेंडा को मान रहे हैं और हम गारंटी के साथ कहना चाहते हैं जो भी ये बड़े पार्टी बड़े नेता हैं खराब चापाकल गांव में नहीं बना सका, वो क्या काम करेंगे, वो क्या विकास का काम करेंगे। वहीं रांची के तारा मैदान में रविवार को होने वाले उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने को लेकर मुसाबनी में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी ने बैठक की। इसमें कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। मुसाबनी 1 नंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 21 अप्रैल को रांची में होने वाले महागठबंधन के उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने को लेकर अंतिम रूप दिया गया। इस कार्यक्रम में मुसाबनी प्रखंड से काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। 3 बसों से कार्यकर्ता रांची रवाना होंगे। इसको लेकर प्रखंड कमेटी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बैठक में केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, सुनील किस्को, धीरज हिमरम आदि उपस्थित थे। रांची में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुसावनी प्रखंड से हम लोग 30 बसों के साथ न्याय महारैली में शामिल होने जा रहे हैं। हमारी विधानसभा से हम लोगों ने करीब 20,000 लोगों का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है और कमोबेश पूरे विधानसभा से हम लोगों का मिला के नहीं, पूरे ज़िले से मिला के 20,000 की लक्ष्य है और हम लोग अपने विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे मुसावनी प्रखंड में अभी तक जो हम लोग बातचीत करें, यहाँ 30 गाड़ी अभी तक हो चुकी है। 30 बसों में यहाँ से विभिन्न गाँवों से 30 बसों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक ग्रामीण इस क्षेत्र से जाएंगे। इधर जमशेदपुर में गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर का पारा 44 डिग्री के पास पहुंच गया है। इससे दिन में ही शहर की सड़कें सूनी हो जा रही है। बिना काम के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग काम से बाहर निकले हैं वहां ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्व में ही पूरे कोल्हान में भीषण गर्मी पड़ने संबंधी येलो अलर्ट जारी किया था। बता दें कि 20 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक शहर का पारा और बढ़ने का अनुमान है। वहीं भीषण गर्मी के साथ लू भी लोगों को काफी परेशान करेगी। अचानक से तापमान बढ़ने से बच्चे और बुजुर्ग काफी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। वहीं जमशेदपुर में गर्मी से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लोगों से बिना काम के घर से न निकलने की अपील कर रहा है। शहर के सड़कों पर ज्यादातर दुकानें ठंडे पदार्थों से भरी पड़ी हुई है। लोग पेय पदार्थ का सेवन अधिक कर रहे हैं। आम, बेल, सत्तू, गन्ना के शरबत लोगों को गर्मी से राहत देने का काम कर रहे हैं। बेल, सत्तू क्या शरबत बिक रहा है? आम का है, बेल का है, सत्तू का है। कैसी दिख रही है? ठीक है। गर्मी अभी कैसा है? गर्मी तो अभी बहुत बढ़ा हुआ है। तो दूध पीने पहुँच रहे हैं लोग? हाँ, इसको प्यास लगेगा तो अजबा करे, पानी पीने आएगा, बेल का शरबत पीने आएगा, सत्तू का शरबत पीने आएगा, आम का शरबत पीने आएगा। इसको जिसको जो माना जरूरत पड़ता है आता है। वहीं केंद्र में एनडीए सरकार के 10 साल के दावे, आंकड़े और तथ्य को लेकर जाने माने अर्थशास्त्री जयंत द्रिंज और रितिका खेड़ा ने रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लोकसभा चुनाव के दौरान आयोजित ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। अर्थशास्त्री जयंत द्रिंज ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा जो आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए गए हैं, उनमें कई खामियां देखने को मिली है। आर्थिक व्यवस्था के तहत मजदूर दर में समय के अनुकूल बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सरकार ने खुद बच्चों के पोषण कार्यक्रम का बजट लगभग 40% तक घटा दिया है। वहीं अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा ने कहा कि जनगणना नहीं कराए जाने की वजह से देश की लगभग 10 करोड़ आबादी और झारखंड की 44 लाख आबादी मुफ्त राशन योजना से वंचित रह गई है। वास्तविक मजदूरी भारत में नहीं के बराबर बढ़ा, जबकि जीडीपी तो बढ़ा। कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है, वो इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन जो मजदूर की मजदूरी है वो इन रियल टर्म्स इट इज मोर और लेस वेयर इट वाज 10 years ago। तो ये बड़ा रोजगार का संकट का एक प्रतीक है। इसके पीछे ये है कि लेबर डिमांड इज नॉट ग्रोइंग एडिक्वेटली। और दूसरा हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो ढांचा धीरे धीरे
इसके पहले बन रहा था, जिसमें रोजगार गारंटी कानून है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, मुफ्त पेंशन बच्चों के लिए, पोषण की जितनी योजनाएं हैं, और जो यूपीए के समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था वो भी काफ़ी। तो एक तरफ मजदूरी नहीं बढ़ती है, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कम है। ये चुनाव के समय बड़ा मुद्दा है, वो खास करके झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड की गरीब जनता मोस्टली मजदूरी से जी रहा है, उनको मोस्टली मजदूरी और रोजगार से उम्मीद है कि अपना जीवन सुधार कर सकें। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। दो मुख्य चीजें हैं कि अगर हमें आर्थिक व्यवस्था पे सोचना है तो जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रोजगार की स्थिति को कैप्चर करता है। और दूसरी तरफ तो उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले 10 सालों में जो मजदूरी की दर है वो लगभग स्थिर हो गई है। जो पहले सुधार हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, अब वो टेपर ऑफ होके स्टैग्नेट होने लग गए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि उसकी बात बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसके बजट बहुत छोटे हैं, और जो उनकी उपलब्धियां बताई जा रही है वो भी जितना बताया जा रहा है उससे बहुत कम है। एक तरफ बजट कम होने की वजह से उसकी उपलब्धियां कम है, और दूसरा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उससे और भी ज्यादा ऐसे दोनों में गैप आ जाता है, उपलब्धि में और वास्तविकता में। जो पुरानी योजनाएं थी, जो लीगल एंटाइटलमेंट्स हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, रोजगार, इस सब में बहुत लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। बच्चों की जो योजनाएं हैं पोषण के लिए, उनके बजट घट गए हैं, लगभग 40% घटे हैं। जन वितरण प्रणाली में जनगणना नहीं होने की वजह से पूरे देश में 10 करोड़ लोग वंचित हुए हैं सस्ते अनाज, मुफ्त अनाज से, और झारखंड में 44 लाख लोगों के नाम अगर जनगणना हो जाती तो 44 लाख लोगों के नाम और जुड़ सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न होने के शुभ अवसर पर मंदिर परिवार की ओर से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार चैत्र शुक्ल द्वादशी पर सुबह पूजन एवं रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दोपहर में हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं संध्या में भजन एवं प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर काफी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोग तथा स्थानीय लोगों ने इस पूजा में भाग लिया। पुजारी संजय शर्मा, कल्याण शास्त्री, मधुसूदन शर्मा एवं अभिषेक शास्त्री ने संयुक्त रूप से पूजा संपन्न कराई। पूजा के माध्यम से सभी ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की भी कामना की। बता दें कि ये मंदिर 1940 के दशक में स्थापित की गई थी। मारवाड़ी समाज द्वारा काफी भव्य तरीके से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मतलब जीर्णोद्धार का कार्यक्रम तो 2-2.5 साल से चल रहा था, और ये आज पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। उसी का उपलक्ष्य में अभी हम लोग का यहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चालू हुआ है। रुद्राभिषेक कंप्लीट होने के बाद हवन होगा। हवन होने के बाद शाम को भजन कीर्तन का प्रोग्राम और प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें हम लोग सभी से आने का अपील किए हैं, और यह हम लोग का यहाँ मारवाड़ी समाज द्वारा कराया गया है। आज का जो भी कार्यक्रम है, चाहते हैं सब भक्त आए और बाबा का आशीर्वाद ले। और चक्रधरपुर रेलवे क्षेत्र के कांजी हाउस में शनिवार को ग्राम देवी माता महारानी की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव के साथ की गई। इस अवसर पर मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा रेलवे के बर्टन लेक पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद कलश में जल भरकर माता महारानी मंदिर लाया गया। इस मौके पर पुजारी जिगेंद्र तांती ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान समाज सेवी दुर्गा प्रसाद ने बताया कि 69 साल पहले क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे।
इससे निजात पाने के लिए पूर्वजों ने 1955 में ग्राम देवी माता महारानी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की, जिससे क्षेत्र में फैली आपदा समाप्त हो गई थी। इसी के बाद से प्रत्येक वर्ष ग्राम देवी माता महारानी की पूजा भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद लालजी प्रसाद, गणेश प्रसाद, रविदास, रोहित दास समेत काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे। और सरायकेला जिले के कपाली ओपी अंतर्गत हांसा डुंगरी स्थित चांद होटल के पास रहने वाले एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मोहम्मद इसरार अंसारी उर्फ छोटेलाल पेशे से एक वेल्डर था जो बाहर रहकर काम करता था। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि मोहम्मद इसरार ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर कपाली आया हुआ था। इस बीच शनिवार को उसने घर के पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों ने युवक को आनन फानन में तमुलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक की 8 माह की बच्ची भी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ये है कि हमारा लड़का जो है सुबह फांसी लगा लिया और हम लोग हॉस्पिटल लेके आए और हॉस्पिटल वाला जो है थाना को सूचना दे दिया और देने के बाद जो है ये पोस्टमार्टम के लिए लिख दिया है। सरायकेला हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे, पैसा कौड़ी खर्चा नहीं मेरे पास, हम उतना दूर जाने के लायक नहीं है। और थाना वाला जो है ऑफिसर जो है सुनता नहीं है, ना मुंशी ना छोटा बाबू ना कोई नहीं सुन रहा है। ये अपना मर्जी से अपना हर काम कर रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।